नमस्कार मित्रों, हमारे पास ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक है। आपको ये बुक खरीदनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप जल्दी खरीद लें। आपको मैं 2016 का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। ये बुक आपको इसीलिए खरीदनी है कि ताकि आपको एक मोटा-मोटा अनुमान लगा जाए कि प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षा के अंदर। देखो, हम लोग 2016 का पेपर कर देते हैं। एक तो होते हैं सामान्य उद्देश्य और एक होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। दोनों उद्देश्य को बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है बुक के अंदर। तो ताकि आपको पता चल जाएगा कि सामान्य उद्देश्य किसे कहते हैं और विशिष्ट उद्देश्य किसे कहते हैं। देखो, सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि ऐसा उद्देश्य जिसका क्षेत्र व्यापक हो। सामान्य उद्देश्य ऐसा उद्देश्य होता है जो बहुत लंबे समय तक दीर्घकालिक हो, जिसका कक्षा कक्ष के प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ये उद्देश्य जो होते हैं ना, वो शिक्षा की नीतियों, समाज और विद्यालय के संगठन पर आधारित होते हैं, जो वार्षिक योजना के आधार पर होते हैं, जो सैद्धांतिक होते हैं, ना कि मनोवैज्ञानिक। ये उद्देश्य अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं, प्राप्य उद्देश्य में निहित होते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ना, वो प्राप्य उद्देश्य इनमें है निहित होते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ना, इनमें ही प्राप्य उद्देश्य होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सामान्य विशिष्ट उद्देश्य की, तो विशिष्ट उद्देश्य में देखो, विशेषता अगर कौन सी नहीं है। देखो, विशिष्ट सामान्यकृत नहीं होते ये कभी सामान्यकृत नहीं होते हैं। ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों इसकी विशेषता है। ये विशिष्ट और स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अरे कोई भी चीज विशिष्ट होगी तो वो सामान्यकृत कैसे होगी? ये तो दोनों ही पहले से ही अलग हो जाएगा ना। इसका मतलब ये इसकी विशेषता है, ये इसकी विशेषता है और ये इसकी विशेषता है। ये व्यवहारगत प्रतिफल के पदों में होते हैं, ये भी सही बात है। अगला हमारे पास प्रश्न है, विज्ञान गणित सभी विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये एक परिभाषा थी जो किसके द्वारा दी गई थी? रॉजर बेंकन के द्वारा दी गई थी। आपको ये परिभाषा याद रखनी है। ये परिभाषा बहुत रिपीटेड परिभाषा है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है परिभाषा। क्या है? गणित सभी विज्ञान की गणित सभी विज्ञान की विद्वानों की, सॉरी ये विज्ञान है, इसमें थोड़ी टाइपिंग प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है। गणित सभी विज्ञान की सिंह द्वार एवं कुंजी है। गणित सभी विज्ञान की सिंह द्वार एवं कुंजी है, बाकी सब ठीक है। देखो, अगर मिसप्रिंट हो चुकी है तो वो तो टाइपिंग की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। अगला है, गणित की उन्नति तथा सुधार देश की संपन्नता से संबंधित है। ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? देखो, गणित की उन्नति होगी या सुधार होगा, वो देश की संपन्नता से संबंधित है। और ये कथन आपके गणित के किस मूल्य से संबंधित है? पहला है सामाजिक मूल्य, दूसरा है सांस्कृतिक मूल्य, तीसरा है नैतिक मूल्य, चौथा है उपयोगात्मक मूल्य। अगर हम लोग बात करें सामाजिक मूल्य की, तो सामाजिक मूल्य इसका सही उत्तर होगा। समाज की उन्नति होगी, समाज का विकास होता, वही गणित का उन्नति। गणित की उन्नति और गुणति तथा सुधार देश की संपन्नता से संबंधित है। ये कौन से मूल्य से संबंधित है? मैंने आपको नोट्स के अंदर लिखा रखा है, ये सामाजिक मूल्य से संबंधित है। सामाजिक मूल्य के अंदर ये लिखा रखा है। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये रिपीट हो गया वापिस प्रश्न, चलो कोई बात नहीं। अगला है प्रश्न, ये भी प्रश्न रिपीट हो गया। अगला देखो प्रश्न, पाठ योजना की प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों की कथन तथा विशिष्ट तरीकों को प्रदान किया गया एक शीर्षक है, जिसके द्वारा शिक्षक के मार्गदर्शन में दैनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इन्हें प्राप्त किया जाता है। इन्हें प्राप्त किया जाता है मतलब पाठ योजना प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों तथा कथनों तथा विशिष्ट तरीकों को प्रदान किया गया एक शीर्षक है, जिसे शिक्षक के मार्गदर्शन में प्राप्त। ये एक परिभाषा है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ये है बोसिंग की परिभाषा है, NL बोसिंग की परिभाषा है। आपको इसको याद लर्न करना पड़ेगा चीज को, ठीक है। और अगला देखो हमारे पास है, अगला है इकाई उपागम किस मनोविज्ञान पर आधारित है? आपको ध्यान, ये पाठ योजना और इकाई उपागम है ना, दोनों ही के दोनों किसके आधारित है? गेस्टोल्ड मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है?
गेस्टोल्ड मनोविज्ञान पर आधारित है। अगला है ये प्रायोजना के जो सोपान है इसका क्रम मेरे को बता दीजिएगा। सबसे पहले है कोई भी चीज है उसमें परिस्थिति का उत्पन्न करना सबसे पहले आएगा। इसका नंबर 3 नंबर पहले किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो पहले से कट गए। उसके बाद 1 नंबर इसमें भी आ रहा है, 1 नंबर इसमें भी आ रहा है, 2 नंबर इसमें भी आ रहा है, 2 नंबर इसमें भी आ रहा है, 5 नंबर इसमें भी आ रहा है, 5 नंबर भी, 4 पहले आएगा, 6 पहले आएगा। देखो 4 ये पड़ा, 6 ये पड़ा। तो लेखा जोखा तो सबसे लास्ट में आता है ना, 6 लास्ट में आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन राइट है। इस टाइप से आपका देखा करो। प्रश्न को करने का तरीका, सबसे पहले इसके क्रम को याद रखना पड़ेगा। ये क्रम आपको परीक्षा के अंदर बहुत बार, परीक्षा में सी टेट के अंदर, रीट के अंदर, एच टेट के अंदर बहुत बार पूछा गया है। इसीलिए इस प्रश्न को आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस प्रश्न को, ठीक है। अगला हमारे पास है 47 क्वेश्चन है। विद्यार्थी समांतर श्रेणी के उदाहरण दे सकेगा। ये विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित है? समांतर श्रेणी का उदाहरण दे सकेगा। ये कौन से उद्देश्य से संबंधित है? अवबोध से संबंधित है। किससे संबंधित है? अवबोध। मतलब कोई भी चीज का उदाहरण दे सकेगा, मतलब उदाहरण कब दे सकेगा वो उसके समय समझ होगी। मैं आपको बोलूं, मैं आपको बताऊं कि मेरे को अजमेर जाना है तो कौन सा रास्ता है वो आप बता सकोगे, तो मतलब आपको उसकी रास्ते की समझ होगी, तभी तो आप वो मेरे को रास्ता बता पाओगे। अगर आपको समझ भी नहीं होगी तो आप कैसे रास्ता मेरे को बताओगे? समझे बात को। इस टाइप से विद्यार्थी समांतर श्रेणी का उदाहरण दे सकेगा। ये किससे संबंधित है? अवबोध से संबंधित है। अगला है हमारे पास, जब विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल आदि अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान गणित के संप्रत्यय का प्रयोग करता है। मतलब ये तीनों सब्जेक्ट है, ये सभी सब्जेक्ट है। अदर सब्जेक्ट के अंदर विज्ञान अगर गणित उपयोग हो रही है तो ये संबंध है गुणांक, समझ में बात, या बहुपक्षीय संबंध होता है। मतलब सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के अंदर रिलेशन, मतलब भूगोल के अंदर गणित उपयोग होगी तो मतलब ये कौन सा संबंध है? गुणांक सह संबंध है। आपको मैंने पूछ लिया गणित के अंदर बीज गणित का संबंध, अगर गणित के गणित की जो शाखा है उन्हीं शाखाओं का आपस में संबंध है तो इसका मतलब वो पारस्परिक संबंध होता है। समझ में बात? ये आपको मैंने इसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से समझा। उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती है वह अवश्य दोषपूर्ण होती है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? ये कथन हमारे कॉम्टे के द्वारा कहा गया। कॉम्टे एक महान मनोवैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि जो चीज़ गणित के द्वारा प्रारंभ नहीं होती है, जो विज्ञान की वह शिक्षा जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती है वो अवश्य दोषपूर्ण होती है। मतलब आपको याद, मैंने ट्रिक भी बताई थी, गणित का कांटा किसी न किसी के अंदर होना चाहिए। कांटा मतलब कॉम्टे, समझ गई बात? नहीं तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास है, दोषपूर्ण हो जाएगी। 50वां प्रश्न है हमारे पास। 50वां प्रश्न में क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुप्रयोग के संबंध में उद्देश्य को नहीं दर्शाता है? ये है प्रयोग। एप्लीकेशन किसमें नहीं होता है? एप्लीकेशन के अंदर नहीं आता है। देखो, अवधारणा और सिद्धांत को नई स्थिति में प्रयोग कब करेंगे? जब आपका अंदर एप्लीकेशन है। इसके अंदर भी एप्लीकेशन यूज हुआ है। अगला है किसी विधि या प्रक्रिया का सही उपयोग करना, ये भी सही बात है। अगला है दिए गए आंकड़ों की सहायता से ग्राफ एवं चार्ट का विकास। ग्राफ और चार्ट का विकास कब करोगे? मतलब एप्लीकेशन करोगे आप, इसमें भी एप्लीकेशन यूज हुआ है। अगला है दी गई विषय वस्तु में अकथित मान्यताओं की पहचानना ये गलत बात है। ये प्रश्न गलत है, ये ऑप्शन गलत है। पहचानना तो ज्ञान के अंदर आएगा, अवबोध के अंदर नहीं आएगा। समझ में आई बात? अगला है हमारे पास अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत का कौन सा भाग नहीं है? अगर आपको सामने अभिकर्मित सिद्धांत के अगर भाग पूछे हैं, कौन सा इसमें भाग नहीं है, तो हमारे पास आपको ध्यान ही है तो सिद्धांत, पहला सिद्धांत इसके अंदर लघुपद का सिद्धांत है। दूसरा है स्वगति का सिद्धांत, ये भी है। अमूर्तता का भी सिद्धांत नहीं है, लेकिन तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है। हम जानते हैं कि जो अभिकर्मित अनुदेशन होते हैं उसके जनक स्किनर, बीएफ स्किनर थे महोदय, जिन्होंने तत्काल प्रतिपुष्टि के सिद्धांत की अगर बात की थी। आपको ध्यान है वो चिड़िया वाली चूहा उसके अंदर जाएगा, वो उसके अंदर तत्काल प्रतिपुष्टि देगा। इसके अंदर वाली जो मनोविज्ञान में जो
प्रयोग दिया था उसी पर ये सब परिभाषित है। उसी टाइप अभिकर्मित मतलब तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत इसके अंदर है, लेकिन ये जो अमूर्तता का सिद्धांत है ये इसके अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। अगला है हमारे पास है कि दृश्य सामग्री का प्रयोग सही उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य सही नहीं है? हमारे पास है अगला है विद्यार्थियों को सीखने की गति में सुधार करना। ये भी सही बात है। अगर आपके विद्यार्थियों के सीखने की गति में सुधार होगा इसका मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग है, तो ये इसका उद्देश्य है। अगला हमारे पास है विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील बनाना। ये भी इसका उद्देश्य है। अगला है अधिगमकर्ताओं के निरीक्षण शक्ति का विकास करता है। ये भी उद्देश्य है, लेकिन जो विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करता है ना, वो इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका सी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। अगला हमारे पास प्रश्न है असुरक्षित उपकरण को कौन नहीं दर्शाता है? असुरक्षित उपकरण किसे कहते हैं? जैसे आपने कभी समझा होगा कि कई बार आपने कंपटीशंस होते हैं ना, जिसके अंदर अपन कहते हैं कि आशु भाषण दीजिए। तो आशु भाषण का मतलब ऐसा भाषण जो आपको उसी जगह उसी टाइम आपको अनुमान लगाना है और भाषण देना है। इसका मतलब असुरक्षित भाषण वह भाषण होता है जिसका आप स्वयं निर्माण उसी समय तत्काल उस भाषण का निर्माण करके और वो भाषण देते हो, तो वह भाषण आपका असुरक्षित भाषण होता है। तो इसने लिखा है कि असुरक्षित उपकरण में से कौन सा नहीं दर्शाता है। ये जो आंसू थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सही कर देना, बाकी सब ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, इसमें ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? दिए गए माप के त्रिभुज के निर्माण है तो ज्यामिति के बॉक्स असुरक्षित का मतलब आपको आपको निर्माण करना, जुगाड़ वाला मेथड है। मतलब आपको जुगाड़ करके कोई चीज का निर्माण करते हैं ना, वो आप जुगाड़ू काम होता है। जुगाड़ू काम थोड़ी होता है। ज्यामिति के अंदर तो मैंने कह दिया आपको 5 सेंटीमीटर तो रेखा खींचनी है, तो 5 सेंटीमीटर की आप फिक्स रेखा खींचेंगे। अगला है हमारे पास वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए चूड़ या धागा स्केल का उपयोग करना। यह भी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन में है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चौक बॉक्स। ये देख लो, चौक बॉक्स मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में चौक बॉक्स का उपयोग करता है। इसका मतलब ये भी असुरक्षित है। अगला भी असुरक्षित है क्योंकि गेंद, कॉपी और बोतल पानी के उपयोग करना, ये भी सही बात है। अगला है हमारे पास इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, राइट है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कौन सा गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? पहली बात है ये गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता, यानी गणित की प्रकृति को दर्शाता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आपकी परीक्षा के अंदर ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला है कि गणित सार्वभौमिक विषय है, बिल्कुल यूनिवर्सल सब्जेक्ट है गणित है। इस गणित के अंदर मैंने आपको बोल दिया कि 3 और 2 5 होते हैं, तो आपने समुद्र के किनारे जाकर भी वहां पर भी जोड़ोगे तो वो 3 और 2 5 ही आएगा, वहां पर आपको 10 प्राप्त नहीं होगा। अगर आपने कहीं किसी होटल में बैठे हो और वहां पर भी जोड़े हो तो 3 और 2 5 ही होगा, और कभी कहीं जंगल में बैठे हो तो वहां पर भी आपने 3 और 2 जोड़ा तो 5 ही होगा। इसका मतलब इसके अंदर किसी तापमान, किसी जगह, स्थान विशेष का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने चांद पर जाके जोड़ दिया तो 3 और 2 5 ही होता है। इसका मतलब इसका एक सार्वभौमिक विषय है, यानी यूनिवर्सल। आपने किसी जगह और किसी क्षेत्र विशेष का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी एक सार्वभौमिक विषय है। अगला है हमारे पास गणित की प्रत्येक शाखा अभिकर्मितों के सभी समूह से प्राय अभिग्रहितों के समूह से आरंभ होती है। अभिग्रहितों का मतलब होता है कि आपको ध्यान है तो मैंने इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अभिग्रहित का मतलब होता है स्वयं सिद्धि। मतलब मैंने आपको स्वयं सिद्धि का मतलब होता है कि ऐसा कोई रूल्स, ऐसा कोई नियम जिसको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे बोलते हैं स्वयं सिद्धि। तो गणित की प्रत्येक शाखा स्वयं सिद्धि के समूह से आरंभ होती है। मतलब आपको मैंने कह दिया कि एक लाइन पर देखो 2 पॉइंट हैं, उसको मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। ये बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है। अब आप ये तो एक मतलब एक अभिकर्मित एक मतलब एक अभिग्रहित हो जाएगा। इसे हिंदी गणित में अभिग्रहित वो बोलते हैं, और ये आपको मैंने स्पष्ट रूप से बुक के अंदर लिखा रखा भी है। अगला है
सी ऑप्शन में है गणित के सामान्यकरण का क्षेत्र बहुत संकुचित होता है। ये गलत बात है, सामान्यकरण का क्षेत्र संकुचित नहीं होता है, ये बात गलत है। अगला है गणित के अमूर्त पदों और प्रत्ययों की व्याख्या की जा सकती है। ये बात बिल्कुल राइट है। आपके गणित के जो अमूर्त पद होते हैं या अमूर्त प्रत्यय होते हैं, सम प्रत्यय होते हैं, उनकी व्याख्या उसकी आपको व्याख्या की जाती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। सामान्यकरण का क्षेत्र विशिष्ट होता मतलब गणित का क्षेत्र बहुत ही संकुचित नहीं होकर बहुत विस्तृत होता है, ये भी बात गलत है। अगला ये प्रश्न थे हमारे जो 2016 का पेपर था, उसको मैंने पेपर को सोल्व करवाया आपके समक्ष है। अगला हमारे पास पेपर आएगा, वो अगले पेपर तक हम लोग सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय तक आपने मेरे को सुना। आपने यदि ये बुक नहीं ली है तो बुक खरीद लेना भैया, बुक के आपको बहुत फायदा मिलेगा।